नमस्कार दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में चलने वाली पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जो कि राजस्थान बोर्ड में चलती है। और उसमें टोटल 11 चैप्टर हैं, जिसमें से हम 10वां चैप्टर अब हम पढ़ रहे हैं। 9 चैप्टर हम पहले पढ़ चुके हैं और 10वां चैप्टर है राजस्थान के पर्यटन स्थल। और उसकी ये लास्ट वीडियो है। काफ़ी लंबी ये जो टॉपिक है काफ़ी लंबा है, इसलिए इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो इसलिए। और ये उसका लास्ट पार्ट है, जिसमें हम बचे हुए जो जो पहले पढ़ चुके हैं उनके अलावा जो बचे हुए हैं वो सब पढ़ेंगे। और यहाँ पे जिला वाइज जो पर्यटन स्थल है उनके बारे में बात की गई है। उसके बाद अगर आपको इससे पहले की वीडियो अगर वॉच करनी है तो उसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर जा कर के वो वीडियो जो है आप देख सकते हैं। और यदि आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं, या फिर थर्ड ग्रेड की यानी कि रीट की तैयारी कर रहे हैं, तो तीनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। और साथ ही साथ यदि आप कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे हैं या फिर ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के किसी भी एग्जाम की यदि आप तैयारी करें तो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आपको ये बुक पूरी होने के बाद इसमें एक टॉपिक और बचा है, एक मतलब चैप्टर और बचा है, जो कि रीट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पिछली साल ही रीट के सिलेबस में जिसको जोड़ा गया था, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और उसके बाद फिर ये बुक ख़त्म होने के बाद हम रीट की जो सिलेबस था 2021 का, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नया सिलेबस अभी कोई आया नहीं है, तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक पर्यावरण की जो वीडियो है वो आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब हम यहाँ पे बीकानेर जो जिला है, उस बीकानेर जिला के पर्यटन स्थलों की बात करेंगे कि बीकानेर में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहले देशनोक में है करणी माता का मंदिर, यानी कि करणी माता का मंदिर। सबसे पहले यहीं से प्रश्न बनता है कि करणी माता का मंदिर कहाँ पर है। तो करणी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। और इन्हीं देवी को, करणी माता को, चूहों के देवी के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में चूहों के लिए अपनी पहचान बनाने वाला यह मंदिर बीकानेर से 30 किलोमीटर दूरी पर देशनोक गांव में स्थित है। चूहों की देवी कहा जाता है और इसके मंदिर में चूहे बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। यह पर्यटकों में टेम्पल ऑफ रेट्स के नाम से मशहूर है। टेम्पल ऑफ रेट्स, चूहों का मंदिर। एक किंवदंती के अनुसार करणी माता के सौतेले बेटे लक्ष्मण की एक तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई। करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए प्रार्थना की। यमराज ने मना कर दिया। फिर इस शर्त पर मान गए कि उस दिन के बाद से लक्ष्मण और करणी माता के सभी वंशज चूहों के रूप में जिंदा रहेंगे। हजारों चूहों को पवित्र मानकर मंदिर में भक्त लोग लड्डू, दूध की बड़ी परात चढ़ाते हैं। उन्हें चूहे खाते और पीते हैं। मतलब एक इस तरीके की मान्यता है कि करणी माता के एक पुत्र थे, सौतेले पुत्र लक्ष्मण, उनकी तालाब में डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता ने यमराज से उन्हें जीवित करने के लिए कहा, लेकिन यमराज ने मना कर दिया। फिर यमराज एक शर्त पर माने कि आज के बाद जीवित तो हो जाएंगे, लेकिन करणी माता, लक्ष्मण और उनके सभी वंशज चूहे के रूप में जिंदा रहेंगे। तो इसी प्रकार से हजारों चूहे जो वहाँ पे घूमते हैं। मंदिर में लोग लड्डू चढ़ाते हैं, चूहों के लिए दूध डालते हैं। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति स्थापित है। करणी माता मंदिर का द्वार सफेद संगमरमर से बनी एक सुंदर संरचना है। दूर दूर से पर्यटक इस मंदिर को देखने के लिए आते हैं और नए दूल्हा दुल्हन भी यह माता का आशीर्वाद लेने के लिए आते। नेक्स्ट बात करेंगे बीकानेर में ही राजस्थान राज्य अभिलेखागार राजस्थान राज्य अभिलेखागार। शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा रहता है। यहाँ संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड, जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिसमें अरबी फारसी के फरमान, निशान, हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है, इस अभिलेखागार में संरक्षित और सुरक्षित रखे गए हैं। राजस्थान की लगभग सभी रियासतों के शासनकाल के दौरान किए गए कार्यों को जारी किए आदेशों के रिकॉर्ड भी यहाँ पर मिल सकते हैं। बीकानेर का यह अभिलेखागार अत्यंत असाधारण और महत्वपूर्ण है। तो राजस्थान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार जो है वो बीकानेर में स्थित है, जिसके अंदर
मुगल काल से लेकर के अब तक के सभी जितने भी अभिलेख हैं वो सभी सुरक्षित यहाँ पे रखे गए हैं, जिसके अंदर अरबी फारसी आदि के सारे फरमान हैं, जितने भी चिन्ह निशान या फिर जो भी हस्तलिखित उनके जितने भी ग्रंथ थे वो सभी यहाँ पे सुरक्षित हैं। सभी रियासतों के सभी राजाओं के शासन के दौरान जो भी कार्य किए गए थे, जो भी उन सब का रिकॉर्ड, जो भी आदेश थे वो सब का रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता है। इसके बाद बात करेंगे जूनागढ़ किला की। तो बीकानेर में जो किला है उसका नाम है जूनागढ़ किला। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया। सन 1588 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर की शानदार महल, प्रांगण, बालकनियां, छतरी नुमा मंडप और खिड़कियां अपनी अद्भुत कला को दर्शाती है। जूनागढ़ का जो किला है वो एक तरीके से जिस किले को कोई भी जीत नहीं पाया है। और ये किसने बनवाया था? तो राजा राय सिंह द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम। तो राजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी में इस भव्य राजमहल का निर्माण करवाया। अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया गया था। तो लालगढ़ पैलेस और म्यूजियम किसके द्वारा बनवाया गया था? तो यह महाराजा गंगा सिंह के द्वारा उनके स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में बनवाया गया था। 1902 में एक राजमहल के रूप में इसका निर्माण करवाया गया था। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्विंटन जैकब द्वारा की गई थी। यह महल पूरी तरह से लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है तथा राजपुताना, इस्लामी और यूरोपीय वास्तुकला के मिश्रण से इसे मूर्त रूप प्रदान किया गया है। वर्तमान में इस पैलेस को हेरिटेज होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। कुछ हिस्सा बीकानेर के राज्य परिवार के निवास के रूप में है। इसी पैलेस के एक हिस्से में श्री शार्दुल म्यूजियम भी स्थित है। तो यहाँ पे बात हुई लालगढ़ पैलेस की। उसके बाद कोलायत झील की बात करेंगे। तो हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान जहाँ हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने को आते हैं। कोलायत एक पवित्र झील है जो कि बीकानेर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ का इतिहास सांख्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है, जो इस जगह के शांतिपूर्ण वातावरण से इतने अभिभूत हो गए थे कि उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिम की यात्रा को रोककर संसार के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए यही तपस्या करने लगे। और यहाँ स्थित मंदिर, घाट और पवित्र झील भक्तों को आमंत्रित करते हैं। देखिए यानी कि कोलायत झील जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है जो कि बीकानेर से 50 किलोमीटर दूर है। और कपिल मुनि का जो आश्रम है वो यहीं पर है, जो कि सांख्य योग के प्रणेता थे। नेक्स्ट बात करते हैं कतियासर। जयपुर रोड पर इस गांव का ग्रामीण और सांस्कृतिक जीवन बड़ा समृद्ध है। कतियासर बालू रेत के टीले और उन पर ढलती शाम के सूरज की रोशनी देख कर लगता है कि पूरी धरती पर सोना बिखरा पड़ा है। यह पर्यटक भारी संख्या में आते हैं और रेत के धोरों पर जसनाथ जी की अग्नि नृत्य देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। जसनाथ जी का अग्नि नृत्य। यहाँ पर रेगिस्तानी लोमड़ी, खरगोश, चिंकारा, मोर, तीतर, बटेर, चकोर के झुंड दिखाई देते हैं। बीकानेर से 45 किलोमीटर दूर पर कतरियासर एक साफ सुथरा समृद्ध गांव है। कतरियासर जो बीकानेर है वो जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। जसनाथ जी का अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है और लोग यहाँ पे धोरों पर इस अग्नि नृत्य को देखने के लिए आते हैं। ये वही कतरियासर है जहाँ पर जसनाथ जी का जन्म हुआ था 1482 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़, जो कि जोहड़बीड़ में स्थित है बीकानेर। एशिया का अपनी तरह का एकमात्र केंद्र जहां ऊंटों का रखरखाव, उन पर अनुसंधान एवं प्रजनन संबंधी कार्य संपन्न होते हैं। शहर से 8 किलोमीटर दूर यह केंद्र 2000 एकड़ की भूमि में
बना हुआ है, इसका संचालन भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ पर है, तो बीकानेर में है, जोहड़ भीड़ नामक स्थान पर। उसके बाद बात करते हैं हम राजसमंद की। राजसमंद में सबसे पहले कुंभलगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला मेवाड़ के सशक्त सबल और प्रसिद्ध योद्धा महाराणा प्रताप की जन्मस्थली। उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण किला है कुंभलगढ़ का किला। देखिए, कुंभलगढ़ का किला जो है यहीं पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा कुंभा द्वारा 15वीं शताब्दी में इसको बनवाया गया था और ये जो किला है ये अरावली की गोद में बसा हुआ है और ये सादड़ी नामक जगह से के काफ़ी 25 किलोमीटर की दूरी पर है, काफ़ी उसके नज़दीक है। मेवाड़ को शत्रुओं से बचाने और सुरक्षित रखने में इस किले की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब वनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था तब मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बाल्यावस्था में इसी किले में पनाह मिली थी। यानी कि जब विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर जब उदय सिंह को मारने के लिए गया था तो पन्नाधाय ने उदय सिंह को पत्तलों के बीच में छुपा करके और इसी किले में भिजवाया था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली होने के कारण लोगों की भावना इस किले से काफ़ी जुड़ी हुई है। कुंभलगढ़ का किला जो है अति सुंदर विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। किले की दीवार इतनी मजबूत थी और इतनी चौड़ी है कि 8 घुड़सवार भी एक साथ चल सकते हैं, यानी कि लगभग 36 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। 19वीं शताब्दी में महाराणा फतेह सिंह द्वारा इस किले का नवीनीकरण करवाया गया था। तो कुंभलगढ़ का जो किला है ये राजसमंद जिले में स्थित है और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखने की है। और उदय सिंह का बाल्यकाल भी इसी किले में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद राजसमंद में आता है राजसमंद झील। विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया गया। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राहत कार्यों में से एक माना जाता है। इस कार्य के लिए उस समय लगभग 40 लाख रुपए खर्च किए गए थे। इस झील की परिधि 22.5 स्क्वायर किलोमीटर, गहराई 30 फीट और जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 524 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में है। इतनी लंबी चौड़ी परिधि में फैली होने के बावजूद भी यह माना जाता है कि झील भीषण और व्यापक रूप में फैले सूखे के समय में सूख जाया करती है। जैसे कि सन 2000 में सूखा पड़ने के कारण यह विशाल घाटी की सूखी सतह और दरारों भरे कीचड़ के समान बन गई थी। यानी कि यहाँ पर राजसमंद झील की बात हो रही है। तो राजसमंद झील जो है ये एम्पीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग की गई थी और इस झील का जो उपयोग है वो राजस्थान में राहत कार्यों के रूप में किया जाता है। काफ़ी लंबी चौड़ी झील है लेकिन फिर भी राजस्थान में जब सूखा पड़ता है तो ये झील जो है सूख जाती है। उसके बाद राजसमंद में बात करेंगे हम हल्दी घाटी की। यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घाटी की पीली मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। और दूसरी तरीके से ये भी कहा जाता है कि हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जब युद्ध हुआ था तब काफ़ी सारी महिलाएं, जो नवविवाहित महिलाएं थी, जो नए महिलाएं थी, मतलब नई नवविवाहित वधुएं थी, उन्होंने पुरुषों के रूप में पुरुषों के वस्त्र धारण करके यहाँ पे जो है युद्ध किया था, इसलिए इसका नाम हल्दी घाटी के नाम से जाना जाता है। ये भी किंवदंती है। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। हल्दी घाटी अरावली की पहाड़ी में स्थित है। तो सन 1576 ईस्वी में हुए युद्ध महाराणा प्रताप के गौरव और शौर्य को दर्शाने वाले हल्दी घाटी में इसके प्रिय घोड़े चेतक की समाधि भी स्थित है। तो जो चेतक था उसकी समाधि भी हल्दी घाटी में स्थित है। उसके बाद आता है सवाई माधोपुर रणथंभौर का किला। यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर है। किले में 3 तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत और अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो निर्माण है वो राजा रणथंभन देव द्वारा करवाया गया था। खानवा के युद्ध में घायल महाराणा सांगा को भी इलाज के लिए इसी दुर्ग में लाया गया था।
रणथंभौर का यह उल्लेखनीय किला चौहान शासकों द्वारा 10वीं-11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। देखिए, रणथंभौर किले का निर्माण रणथंभन द्वारा करवाया गया, बता रहे रणथंभन देव कोई चौहान शासक थे। जब खानवा का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए थे और उनके इलाज के लिए उसको रणथंभौर दुर्ग में लाया गया था। और ये जो दुर्ग है, इसका निर्माण इसका निर्माण जो है वो 10वीं शताब्दी में किया गया था। एक आदर्श सामरिक स्थान होने के कारण यह युद्ध को खाड़ी में रोके रखने के लिए उपयुक्त था। मुस्लिम आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले की घेराबंदी की थी। तब यह किला राजघराने की महिलाओं के जौहर का ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। किले की विशेषता यह है कि यहाँ के मंदिर, जलाशय, विशाल द्वार और सुदृढ़ प्राचीर में दिखाई पड़ती है। रणथंभौर के किले में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय महिलाओं द्वारा क्या किया गया था, जौहर किया गया था, जो कि 1300 ईस्वी के आसपास की बात है, 1300। नेक्स्ट बात करते हैं हम सिरोही की। तो सिरोही में सबसे पहले आता है गुरु शिखर। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही साथ 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छटा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम है। गुरु शिखर पर चढ़ने से पहले भगवान दत्तात्रेय का मंदिर दिखाई देता है, जिसके लिए माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने श्री आत्रेय और उनकी पत्नी अनुसुईया को दत्तात्रेय के रूप में एक पुत्र प्रदान किया था। वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थल है। सिरोही के अंदर जब हम माउंट आबू जाते हैं तो माउंट आबू में जो सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम है गुरु शिखर, जो कि समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है। और जब गुरु शिखर की चोटी पर ऊपर जाते हैं तो उससे पहले एक नीचे मंदिर दिखाई देता है, जो कि दत्तात्रेय का मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश द्वारा एक ऋषि थे, आत्रेय ऋषि, और उनकी पत्नी अनुसुईया को एक आशीर्वाद के रूप में एक पुत्र का आशीर्वाद दिया था, जिनका नाम, उस पुत्र का नाम रखा गया था दत्तात्रेय। और वैष्णव समुदाय के लिए यह एक तीर्थ स्थान है। उसके बाद सिरोही में ही पड़ता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। पूरे विश्व में माउंट आबू के जैन मंदिर की तीर्थ यात्रा महत्वपूर्ण मानी जाती है। बाहर से साधारण सा दिखने वाला यह मंदिर भीतर पहुंचने पर पर्यटकों को अद्वितीय वास्तुशिल्प और उनमें की गई पत्थरों की शानदार नक्काशी से अचंभित कर देता है। यानी कि माउंट आबू का जो जैन तीर्थ स्थल है, जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है, ये पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जैन लोगों के लिए। और इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर की जो शिल्प, जो वास्तुशिल्प है वो और उसकी नक्काशी काफ़ी शानदार है। इसके अतिरिक्त इसकी आंतरिक सज्जा में कलाकारों की बेहतरीन कारीगरी दिखाई पड़ती है। इस मंदिर को 12वीं और 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी छतों, मेहराब और खंभों पर की गई कारीगरी को देख करके पर्यटक ठगे से रह जाते हैं। दिलवाड़ा के मंदिरों की अपरिभाषित सुंदरता और मंदिर के आसपास की हरियाली से महत्वपूर्ण शांत वातावरण जो है वो देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे माउंट आबू में ही, सिरोही में माउंट आबू पर नक्की झील। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। और ऐसा माना जाता है कि इस झील को जो है ना, देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद करके बनाया गया था, ऐसा माना जाता है, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है, ऐसी किंवदंती है। लगभग 80 फीट गहरी और 1/4 यानी कि 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। कई किंवदंतियों में से एक किंवदंती यह है कि इस झील को देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर बनाया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील यानी कि नख यानी कि नाखून झील पड़ा। इसी नक्की झील के पास 1948 में स्वर्गीय महात्मा गांधी की अस्थियों का कुछ अंश भी प्रवाहित किया गया था, जिसके बाद गांधी घाट का निर्माण यहाँ पे करवाया गया था। प्राकृतिक प्रेमी और फोटोग्राफर्स के लिए झील का साफ सुथरा नीला पानी, हरी भरी वादियाँ और चारों तरफ की प्राकृतिक छटा रोमानी, कल्पित और अद्भुत अंश स्वप्निल और तृप्त करने वाली है। यह आकर्षण भरे स्थल इस आकर्षण भरे स्थल को देखने को बाध्य करते हैं, यानी कि काफ़ी एक विहंगम दृश्य यहाँ का है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टोंक की। तो टोंक में सबसे पहले आता है बिसलपुर बांध। राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के लिए जीवनदायिनी के रूप में पहचाना जाने वाला बिसलपुर बांध एक गुरुत्वीय बांध है। तो यहाँ पर भी
प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो है बीसलपुर बांध टोंक। और ये जो बीसलपुर बांध है, इससे पूरे जयपुर शहर को पानी उपलब्ध करवाया जाता है। और ये जो बीसलपुर बांध है, ये बनास नदी के तट किनारे पर बनाया है, बांस नदी पर निर्मित किया गया बांध है। राजस्थान ये राजस्थान में टोंक के जिले के देवली गांव के निकट ये बांध स्थित है। इस बांध का निर्माण 1999 में पूरा किया गया था तथा तभी से यह बांध राज्य के कई क्षेत्रों को पानी सप्लाई करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है सुनहरी कोठी। टोंक का प्रमुख आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मैंसन है, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआं के पास है। इमारत अपने बाहरी स्वरूप से साधारण लगती है, लेकिन इसके आंतरिक भाग की बहुरंगी स्वर्ण रंगों की शाही झलक इसके नाम से मेल खाती है। शीश महल और सुंदर कोठी का शीशे से शोभायमान कमरा मीनाकारी कार्यों के सर्वोत्कृष्ट नमूनों के साथ अद्भुत ग्लास और फूलों के अलंकरण की कारीगरी मंत्र मुग्ध करती है। 7 मार्च 1996 को राजस्थान सरकार द्वारा सुनहरी कोठी को एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया था। तो ये जो सुनहरी कोठी है, यहाँ भी ये भी कहाँ स्थित है, तो ये भी टोंक में स्थित है सुनहरी कोठी, जिसे 1996 में राजस्थान सरकार द्वारा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्मारक घोषित कर दिया गया। उसके बाद आता है टोंक जिले का डिग्गी कल्याण जी का मेला। 5600 ईस्वी पूर्व का सबसे पुराना पूजनीय हिंदू मंदिरों में से एक डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। भगवान विष्णु के अवतार श्री कल्याण जी को माना जाता है। विष्णु जी के अवतार किसको माना जाता है? कल्याण जी को। या यूँ कहते हैं कल्याण जी को किसका अवतार माना जाता है? तो भगवान विष्णु का। पूरे देश के लोग यहाँ अपने दुखों से मुक्ति और देवता के आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। प्राचीन काल में शिल्प कौशल की गवाही देता यह मंदिर टोंक से लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और मंदिर भव्य शिखर 16 स्तंभों पर आधारित है। काफी पुराना मंदिर है ये। नेक्स्ट बात करेंगे श्री गंगानगर की। तो श्री गंगानगर जो है, जिसको अन्न का कटोरा कहा जाता है, सर्वाधिक संतरे, सर्वाधिक किन्नू भी यहीं पर ही पैदा होते हैं, मतलब उगाए जाते हैं। इसके अंदर आता है सबसे पहले बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारा। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहाँ हर माह की अमावस्या को मेला लगता है। कहा जाता है कि जत्थेदार बुढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे का नाम बुढ़ा जोहड़ा कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि जत्थेदार बुढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मस्सारंग का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था, इस कारण इसका नाम बुढ़ा जोहड़ा पड़ गया है। उसके बाद बात आती है हिंदूमल कोट की। तो गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। हिंदूमल कोट की सीमा बीकानेर के दीवान हिंदूमल के सम्मान में इसका नाम और सीमा के पास स्थित यह पर्यटक आकर्षणों में से एक है। सीमा श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर स्थित है और यह प्रतिदिन 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है हिंदूमल कोट। नेक्स्ट आगे बात करेंगे उदयपुर की। उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे झील की बात करते हैं, तो सबसे पहले आती है पिछोला झील। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह चमकता है। पिछोला गांव के कारण इस झील का नाम पिछोला रखा गया। और इस झील में जग निवास और जग मंदिर 2 महल हैं। झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस है। सूर्य अस्त होने पर झील में नाव की सवारी, झील और सिटी पैलेस की मनमोहक दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उसके बाद आता है फतेह सागर झील। पिछोला झील के उत्तर में पहाड़ों और वन संपदा के किनारे स्थित यह रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है। फतेह सागर झील जो है एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है। झील के मध्य सुंदर नेहरू गार्डन के साथ साथ एक द्वीप पर उदयपुर की सौर वेधशाला भी है, जिसे पहले कनोट बांध के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनोट द्वारा किया गया था, इसलिए इसको कनोट बांध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आती है सहेलियों की बाड़ी। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा महिलाओं के
लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित करवाया गया था। तो सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। एक छोटे से संग्रहालय के साथ इसमें संगमरमर के हाथी, फव्वारे, मंडप और कमल कुंड जैसी कई आकर्षण हैं। उसके बाद आता है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की संस्कृति, त्योहारों, लोक कला और लोकगीतों के लिए समर्पित है। लोक संस्कृति के प्रचार के अलावा यह एक संग्रहालय भी है जो राजस्थानी संस्कृति के विभिन्न स्वरूपों का लोक कलाकृतियों की प्रदर्शन करता है। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? तो भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर में स्थित है, जो कि एक सांस्कृतिक संस्थान है और ये राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की लोक कला, संस्कृति और त्योहारों, लोक गीत, लोक सारे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उन सब का लिए समर्पित है और ये एक संग्रहालय भी है। नेक्स्ट उदयपुर में आता है नागदा। 6ठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नक्काशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ स्थित है? तो नागदा उदयपुर में, और यही सहस्त्रबाहु मंदिर सास बहू के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो नागदा उदयपुर, या फिर सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ है? तो भी नागदा उदयपुर। यानी कि ये जो सहस्त्रबाहु मंदिर है इसी का ही दूसरा नाम है सास बहू का मंदिर। 9वीं 10वीं शताब्दी में निर्मित किए गए इस मंदिर की वास्तुशिल्प अतुलनीय और इसका तोरण द्वार अद्भुत बनाया गया है। और इसी के साथ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।